गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 सामाजिक विज्ञान को लेकर के आज आपके सर हैं नहीं राम केवल मिश्रा जी। तो आइए अध्याय 6 यानी अध्याय 6 किसान और काश्तकार कक्षा 9 के लिए सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री पार्ट है आपका अध्याय 6। देखिए कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान यहाँ लिखा गया है अध्याय 6 किसान और काश्तकार। अब आपको समझना है किसान कौन है, काश्तकार कौन है। देखिए विश्व के जितने देश हैं, अगर हम 18वीं शताब्दी की पूर्व की बात करें, बहुत पूर्व की बात करेंगे तो बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन उतना समय आपको नहीं सुनने का ना हमको बताने का। फिर भी थोड़ा हम हाईलाइट कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब हम आदि मानव की बात करते हैं, प्राचीन काल की बात करते हैं, तो व्यक्ति घुमक्कड़ था, अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता फिरता रहता था, है कि नहीं। एक जगह वह नहीं रह पाता था, उसका कारण था उसको भोजन चाहिए, और भोजन के रूप में जो उनको कंदमूल जंगलों पर निर्भर थे, कंदमूल या फल फूल जो मिलते थे, अगर उस क्षेत्र से उनको मिलने कम हो जाते थे या न मिलते थे तो वो निकलते घूमते हुए दूसरे स्थानों पर जाते रहते थे। इस तरह से व्यक्ति घुमक्कड़ हुआ करता था। लेकिन यहाँ 18वीं शताब्दी की पूर्व की घटना की हम बात करते हैं तो विश्व के सभी देश खेती करने लगे, क्योंकि लोगों की मजबूरी हो गई कि एक स्थान बनाएं और एक स्थान पर हम खेती का विकास करें, जिससे हमारा एक परिवार बने, समाज बने और जानवरों से सुरक्षा हमको मिले, हमको रहने का एक समुचित स्थान बन सके। आदि मानव से लेकर के सभ्यता का विकास होते होते 18वीं शताब्दी के पूर्व की घटना की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से विश्व के सभी देश जो थे, भाई चाहिए हमको क्या, भोजन चाहिए, भोजन के बाद ही कोई चीज़ हमको चाहिए। जैसे अच्छा बेहतर हमको आवास न मिले चल जाएगा, बेहतर कपड़े न मिले चल जाएगा, लेकिन भोजन न मिले ऐसा संभव है कि हम रह पाएँ, ऐसा संभव नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या, हवा जो भगवान ने ऐसे ही दे रखी है। फिर है पानी, जल, जो हमको नदियों किनारों पर हम रह करके प्राप्त कर लेते थे। पहले की बात अगर हम कर रहे हैं, बाद में 18वीं शताब्दी पूर्व ही कुएँ आ गए, कुओं से पानी मिलने लगा हमको, झरने किनारे जो बसे झरने से मिलने लगा, नदियों से मिलने लगा। इस तरह से हवा पानी के साथ हम अपना आवासीय सुविधा करने लगे। तो यहाँ बता रहे हैं इंग्लैंड की मैं घटना बता रहा हूँ। इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत, यानी जो खेती होती थी उसकी बात छोड़िए, आधुनिक खेती की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत। अब इसमें आप समझिए किसान कौन है, काश्तकार कौन है। यानी जो खेतों में काम करते हैं उनको किसान कहते हैं। जो खेतों में काम करते हैं ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, किसान। और काश्तकार कौन होते हैं, ऐसे लोग जो किसी संस्था से या सरकार से या किसी समूह से खेती पर अपना स्वामित्व बना लेते हैं, उनको काश्तकार कहते हैं। तो इंग्लैंड में आधुनिक खेती की जो शुरुआत हुई, पहले कैसे हुई देखिए, खुले खेतों और कॉमन्स का दौर। पहली शुरुआत खुले खेतों और कॉमन्स, कॉमन मतलब सबका, यानी खेत ऐसे जो जमीन होती थी 18वीं शताब्दी की पूर्व इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। तो खेत पर जो जहाँ चाहता था अपना फसल पैदा करता था, उगाता था। इस तरह से लोग उसी क्षेत्रों में जाकर लकड़ी ईंधन के लिए, फल फूल खाने के लिए, और खेती बाड़ी जो खुले स्थान होते थे, जो जहाँ चाहता था वहीं खेती बाड़ी कर लेता था। इस तरह से उपज के साथ अपने परिवार का वो भरण पोषण करता था। अरे बात समझ में, खुली खेती। पहला पॉइंट जो है इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो खुले खेतों और कॉमन्स का दौर, यानी सबका एक रूप अधिकार था, पूर्ण प्रकृतिवाद था, यानी प्रकृति पर सब निर्भर थे और प्रकृति में खुले स्थान सबके लिए बराबर थे। जो जहाँ इच्छा रखता था वहीं खेती कर लेता, वहीं ईंधन लकड़ी अपने भोजन पकाने के लिए इकट्ठा कर लेता, फल फूल ले लेता। इस तरह से अपना जीवन यापन करता था। लेकिन क्या हुआ बाद में, दूसरे पॉइंट में अनाज पैदावार बढ़ाना। अब बात आ गई कब की, 18वीं शताब्दी से पहले के काल में जमीन किसी की जागीर नहीं होती थी, उस पर किसी का मालिकाना हक भी नहीं होता था। गांव के आसपास की जमीन किसान फसल उगाते थे। लेकिन अब आ गई अनाज के पैदावार बढ़ाने की बात। ऐसा क्यों हुआ, देखिए जनसंख्या धीरे धीरे इंग्लैंड की बढ़ रही है, आपके यहाँ भी बढ़ रही है। इंग्लैंड की 18वीं शताब्दी में जनसंख्या थोड़ा तीव्र गति से बढ़ी, तो जो काश्तकार थे उन्होंने क्या कर दिया,
यानी जो काश्तकार शब्द आया है यहाँ पर, किसान तो खेत में काम करने वाले सभी किसान थे, लेकिन उन्होंने झाड़ लगा करके, मेड़बंदी करा करके या बैरिकेटिंग करके, जैसे भी, यानी एक ज़मीन को दूसरे ज़मीन से अलग करके जो उन्होंने अपनी ज़मीन का स्वामित्व, एक अधिकार स्थापित कर लिया। अब 18वीं शताब्दी में जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो वहाँ लोगों की ज़रूरत पूरा करने के लिए, पैदावार बढ़ाने की बात आई, तो लोग जंगलों को काट काट करके ज़मीन का हिस्सा बनाने लगे। इस तरह से जंगली क्षेत्र धीरे धीरे क्या हो गए, कमज़ोर हो गए, ठीक ना। और बाड़ाबंदी करके ज़मीन को अपने कब्जे में करके भूस्वामी बन गए। ये दूसरे पॉइंट में आपको समझने में मिला। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, नई ज़मीन पर खेती की शुरुआत। फिर नई ज़मीन जो उन्होंने बनाया, अधिग्रहण किया, स्वामित्व अपना स्थापित किया, उस पर क्या किया उन्होंने, नई खेती जो है, दलदली ज़मीन थी, जंगली ज़मीन थी, काट करके उनको साफ सूफ कर करके चारागाहों की खेती जो थी उसको खेती में तब्दील करके, इस तरह से अधिक पैदावार वो अपने धन उगाही के लिए, धन कमाने के लिए, इंग्लैंड की जनसंख्या में जो बाढ़ हो रही थी उसको भूखमरी से निजात दिलाने के लिए क्या करने लगे, नई ज़मीन पर खेती की शुरुआत हो गई। इस तरह देखिए अब नुकसान क्या हार हो रहा है, जंगल कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, यानी पर्यावरण अब बिगड़ेगा। आगे घटनाक्रम में आपको मिलेगा जंगली स्थान या पशुओं के चारागाह के स्थान ये खेती में तब्दील होते जा रहे हैं धीरे धीरे से। आप यहाँ देखिए बहुत सारे नगर, शहर, बाजार बस गए हैं। एक समय ऐसा आएगा खेती के लिए ज़मीन नहीं रह जाएगी। भाई सब लोग बसते चले जाएंगे तो खेती के लिए ज़मीन कहाँ रह जाएगी। आज की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज के 100 वर्ष बाद, 150 वर्ष बाद या 50 वर्ष बाद किल्लत लोगों को झेलनी, समझ में आने लगेगा, किल्लत होने लगेगी। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब नई ज़मीन पर खेती की शुरुआत हो गई, लोग बाड़ा बना लिए, मेड़बंदी कर लिए, अपना स्वामित्व कर लिए, तो गरीबों पर आई मुसीबत। अब जो मजदूर वर्ग था उन पर मुसीबत आ गई, क्योंकि बाड़ाबंदी से घेरी गई ज़मीन भूस्वामियों की निजी संपत्ति बन गई। इस तरह से उनको जलावन की लकड़ियाँ नहीं मिलती थी। अगर फल फूल वहाँ है जिस पर उन्होंने घेराबंदी कर ली है, पूरा जंगली क्षेत्र घेराबंदी करवा दिया है, मेड़बंदी करवा दिया है, झाड़ लगवा दिया है, वहाँ पर उनका स्वामित्व कायम हो गया, मालिकाना हक कायम हो गया। उसमें फल फूल जो तोड़ने जाते उनको भी दौड़ाया जाता था, जलाने की लकड़ियाँ भी नहीं मिलती थी। इस तरह से गरीबों में क्या हुआ, अगला पॉइंट, गरीबों पर आई मुसीबत। इस तरह से मुसीबत आ गई। अगला है देखिए थ्रेसिंग मशीन का दौर। अब पैदावार तो खूब होने लगी, पैदावार बढ़ने के साथ क्या हुआ, मजदूरों की उपलब्धता तो थी लेकिन टाइम टेकिंग था, यानी समय ज़्यादा लगता था, इसलिए मशीनों का दौर आ गया। 19वीं शताब्दी की बात अब आ गई है, 18वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी की बात है, मशीनों का दौर आ गया जो है। तो थ्रेसिंग मशीन, वहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, यानी मानव सहयोग के बजाय ये मशीनों ने काम करना शुरू कर, थ्रेसिंग मशीन का दौर आ गया। थ्रेसिंग मशीन आने से वहाँ के मजदूर जो थे और बर्बाद हो गए, उनके आय के स्रोत मरते जा रहे थे। इस तरह से भुखमरी के कगार पर लोग पहुँच गए और वहाँ लोगों ने विरोध भी किया। एक शब्द है इसमें, कैप्टन स्विंग, जिन्होंने ये थ्रेसिंग मशीन लाई थी, उनके नाम से कैप्टन सिंह। वहाँ दंगा भड़क गया और लोगों ने थ्रेसिंग मशीनों को जलाना शुरू कर दिया। ये है इंग्लैंड में आधुनिक खेती के शुरुआत के स्टेप। पहले क्या हुआ, खुले खेतों और कॉमनवेल्थ का दौर था। लोग जहाँ चाहते थे मनमाना खेती करते थे, फल फूल तोड़ कर लाते थे, उगाते थे, जलावन लकड़ियाँ लाते थे। दूसरा, अनाज पैदावार बढ़ाने की बात आ गई जनसंख्या बढ़ने के साथ। उसके बाद क्या, नई ज़मीन पर खेती की शुरुआत हो गई। लोग मेड़बंदी, बाड़ा लगा करके स्वामित्व कायम किए। गरीबों और आई मुसीबत, इस तरह से गरीब और गरीब हो गए। अगला, थ्रेसिंग मशीन आने के कारण एक दौर ऐसा आया जहाँ पर दंगा भड़क गया इंग्लैंड में, थ्रेसिंग मशीन को जलाया गया, गरीबों ने बगावत कर दी। आई बात समझ में। अब दूसरे पॉइंट पर, मेजर पॉइंट चलते हैं, रोटी की टोकरी का बंजर भूमि में बदलाव। ये बात हो रही है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद। अमेरिका में देखिए
नॉर्थ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका जो है प्रेरीज, प्रेरीज मतलब होता है मीडोस और ग्रासलैंड, यानी चारागाह या घास का मैदान। तो अमेरिका में मिसिसिपी, सॉरी आपने सुना हो नदी की बात में, तो नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र है जहाँ बहुत बड़े घास के मैदान के क्षेत्र हैं, जहाँ पर विश्व के सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। अगर आपको हम बात करें कि सबसे अधिक गेहूं कहाँ पैदा होता है, तो नो डाउट नॉर्थ अमेरिका इज़ द प्लेस वेयर द व्हीट इज़ ग्रोन मच मोर। बहुत अधिक मात्रा पैदा होता है, व्हीट गेहूँ पैदा किया जाता है। इस तरह से अमेरिकी आज़ादी के बाद, अमेरिका स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, रोटी की टोकरी का बंजर भूमि में बदलाव। अब इंग्लैंड का और अमेरिका थोड़ा जुड़ करके चलेंगे हम, तो वहाँ पर खेती मतलब गेहूँ पैदा करो, गेहूँ पैदा करो, गेहूँ पैदा करो, लगे लोग गेहूँ पैदा करने। अब गेहूँ पैदा करने के साथ क्या हो गई, ज़मीन बंजर होती गई। भाई ज़्यादा पैदा करने के चक्कर में लोग, जैसे आपके यहाँ इस समय क्या हो रहा है, रासायनिक उर्वरक बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक दौर ऐसा आएगा रासायनिक उर्वरक के अधिक प्रयोग करने के कारण उर्वरा शक्ति हमारी ज़मीन की कम हो जाएगी और एक समय आ जाएगा मर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम जो अनाज अधिक पैदा कर रहे हैं यूरिया डाल करके, डाई डाल करके, एक स्थिति ऐसी आएगी। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी हाल में उन्होंने कहा कि कम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करिए मेरे देश के भाइयों बहनों। उन्होंने अभी कहा जैविक अपनाइए या कंपोस्ट खाद अपनाइए, जानवरों के मलमूत्र से बनने वाली खादों का उपयोग करिए। तो देखिए भाई, उर्वर ज़मीन पर पैदावार इन्होंने अच्छी पैदा की और उसके बाद क्या हो गया, बात हो रही रोटी की टोकरी का बंजर भूमि बदलाव। पहला पॉइंट आता है आपका पश्चिम क्षेत्रों में गेहूं उगाना। अब धीरे धीरे लोग पश्चिमी क्षेत्र में खिसकने लगे गेहूं पैदा करने के लिए। जब यहाँ महामारी आई यानी बंजर भूमि हो गई तो पश्चिमी जगहों पर जाने लगे। और दूसरी बात आई गेहूं जंग जीतने का माध्यम। अब यानी सारे विश्व में जनसंख्या विस्फोट हो रहा था, ये नहीं कि बात इंग्लैंड की हो रही है, सारा विश्व अब जनसंख्या के विस्फोट में आ रहा था। 19वीं शताब्दी की बात आ गई था। अपने यहाँ भी देख लीजिएगा, उस समय 1947 में इंडिया का आज़ाद हुआ, व्हेन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एट दैट टाइम वी वेर आल्सो सफरिंग फ्रॉम मेनी क्राइसिस एंड मैक्सिमम पर्सन स्लेप्ट विदाउट टेकिंग फूड एट दैट टाइम। तो बहुत सारे लोग बिना भोजन के सो जाते थे। अब इन्होंने कहा गेहूं जंग जीतने का माध्यम, यानी गेहूं पैदा करो, गेहूं दे करके लोगों को गुलाम बनाओ। ऐसा गेहूं की मांग बढ़ती गई, उत्पादन में वृद्धि होती गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गेहूं का बाजार में मांग बढ़ गई। यूरोप गेहूं के लिए अमेरिका पर आश्रित था। यह सरकार के लिए राजस्व बढ़ाने का अच्छा माध्यम बन गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाम दिया गेहूं खूब उपजाओ, हमें यह जंग जिताएगा। इंग्लैंड, देखिए इंग्लैंड ने पूरे विश्व के मैक्सिमम पार्ट को अपने कब्जे में रखा था। इंग्लैंड मतलब यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका भी आपका गुलाम था, एशिया भी गुलाम था, अमेरिका भी गुलाम था। अमेरिका तो आज़ादी हो गई, 13 उपनिवेश मिल करके उन्होंने लड़ाई लड़ी और अंत में अमेरिका तो आज़ाद हो गया। इंग्लैंड पूरी तरह से किससे डिपेंडेंट था, अमेरिका पर डिपेंडेंट था। मैंने बताया नॉर्थ अमेरिका का पार्ट जो होता है सबसे अधिक गेहूं पैदा करता है। इस तरह से इंग्लैंड के जो राजा थे उन्होंने कहा गेहूं अधिक पैदा करो और यह हमको जंग जिताएगा, यानी दुनिया के जितने देश हैं उनको गेहूं देख करके हम जंग जीतेंगे। चलिए, गेहूं जंग जिताने का माध्यम बन गया है कि नहीं, क्योंकि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें बहुत मांग बढ़ गई, लोग भुखमरी कगार पे आ गए। इस तरह से यूरोप जो है अपना विस्तार करने लगा, जिस तरह से चाइना इस समय विस्तारवाद कर रहा है। चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में इस तरह से फैल रही है कि जैसे आपके यहाँ 80% समझिए बहुत सारी चीज़ें जो ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या मोबाइल सिस्टम से जुड़े हुई चीज़ें हैं, कौन दे रहा है, चाइना दे रहा है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ द मोबाइल सेट्स एंड वायर्स रिलेटेड फ्रॉम चाइना, ये कहाँ से हैं, चाइना के हैं। तो हम भी एक तरह से चाइना के गुलाम बन गए। उसी तरह से इंग्लैंड
जो है गेहूं पैदा करके, गेहूं दे करके लोगों को गुलाम बनाने की बात कर रहा है। आगे देखिए, नई तकनीक का विकास। अब गेहूं पैदा करने के लिए यानी ज़मीन तो खाली थी, बहुत सारी ज़मीन उस समय खाली थी, बात 19वीं शताब्दी की हो रही है, अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद की हो रही है। तो एक लार्ज एरिया वाज फुल्ली अनयूज्ड, यूज नहीं की जा रही थी, खेती नहीं हो रही थी। तो वहाँ पर ट्रैक्टर जैसे, हार्वेस्टर जैसी बहुत सारी चीज़ों, तकनीकों का जो खेती के में तेजी लाने के लिए, विकास करने के लिए आवश्यक था, तो वहाँ पर यहाँ पॉइंट है नई तकनीक का विकास, यानी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई एग्रीकल्चर में, खेती में। फिर है गरीबी, इस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी आने से गरीबी आ गई। फिर गरीबी आ रही है, अब वहाँ तो भगे लोग पश्चिम अमेरिका की तरफ निकल गए जब गेहूँ पैदा करने के लिए, और फिर गरीबी आ रही है। जैसे अभी आप अपने यहाँ देखिए, उदाहरण स्वरूप बहुत सारी मशीनों के आने से जो मजदूर थे वो परेशान हैं। जेसीबी लोग मंगा करके 1000 आदमी काम 21 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं। तो जहाँ 1000 लोग काम करते, 1000 लोगों को रोजी रोटी मिलती, उनको धन मिलता अपने परिवार को चलाने के लिए, जैसे भी 21 दिन में निपटा दे रही है, तो गरीबी आ गई। अगला है रोटी की कटोरी का रेत का कटोरे में तब्दील होना। फिर हम अमेरिका चलेंगे, थोड़ा नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, तो वहाँ आप जानते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर जो होता है 20 से लेकर के 25, प्रेरीज वाला क्षेत्र जो मैं अभी बताया था, घास के मैदान वाला क्षेत्र, 20 to 25 टेम्परेचर रहता है। लेकिन सर्दी के मौसम की बात करें तो -11 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बर्फ़ जम जाती है। बर्फ़ जमने के बाद जब वहाँ एक प्रकार की शुष्क हवा चलती है वहाँ से, उसको टाइफून क्या नाम है, ऐसा याद नहीं मुझको आ रहा है, तो वो जब हवा चलती है तो बर्फ़ पिघलती है और वहाँ पर जो है फिर हरियाली छा जाती है। इस तरह से गेहूँ की पैदावार बड़ी अधिक मात्रा में होती है। लेकिन जंगलों के टूटने से और खेती बड़े पैमाने पर करने से, लूज सैंड हो जाने से, यहाँ क्या रोटी कटोरी का रेत के कटोरे में तब्दील, यानी लूज सैंड हो गई और आंधी वहाँ चलने लगी। जो रोटी की कटोरी कहा जाता था, बास्केट ऑफ व्हीट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व का रोटी का टोकरी कहा जाता था। नॉर्थ अमेरिका के उस पार्ट की बात, इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो रेत, यानी इतनी तेज आंधी तूफान हवाएं चलने लगी कि वो स्थान क्या हो गया, फिर रेत में तब्दील हो गया। जैसे आपके यहाँ मैं बता रहा हूँ, उर्वरा शक्ति एक दिन ऐसी क्षीण हो जाएगी, सब बंजर हो जाएगी, बैरन लैंड हो जाएगी। आज लोग बड़े प्रसन्न हैं, 2 बार 3 बार टॉप ड्रेसिंग यूरिया, डाई, पोटाश, यूरिया डाल रहे हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी तो वहाँ भी रोटी कटोरी का रेत के कटोरे में तब्दील होना, यानी वहाँ रेत हो गई। यहाँ इतनी तेज आंधी चली रेत की कि लोगों के सांस लेने भी दूभर हो गए, जानवर मवेशी मरने लगे, लोगों की सांस उखड़ गई, लोग मरने लगे। फिर आगे हम चलते हैं, तीसरे पॉइंट पर भारतीय किसान और अफीम की खेती पर आते हैं। देखिए, अब ये हो रही है, इंग्लैंड का स्वामित्व तो हमारे देश पर भी था, भारत में भी था। तो भारतीय किसान और अफीम की खेती, भारतीय किसान और अफीम की खेती। आइए, चाइना और इंडिया ये मार्केट के उद्देश्य से यूरोप महाद्वीप के लिए बहुत अच्छे साबित हो रहे थे। चाइना चाय उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र था। तो इंग्लैंड के जो व्यापारी आए थे यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की उन्होंने की, व्यापारिक केंद्र अपना बनाया, भारत में बंगाल को जीता, बहुत सारे प्रांतों को जीता, जीतते जीतते लगभग समूचे भारतवर्ष को जीता। तो चाइना से वो यूरोप के लिए क्या भेजते थे, चाय। क्या भेजते थे, चाय। तो वहाँ चाय पीने के इतने लोग आदी धीरे धीरे हो गए कि वहाँ जो रकम उनको देनी पड़ती थी, स्वर्ण मुद्रा वहाँ चलती थी, सोने की या कीमती मुद्राएं चलती थी, तो मुद्रा उनको देना पड़ता था चाय पीने के बदले। तो यहाँ व्यापारिक घाटा होने लगा, ठीक ना। इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, चलो कुछ ऐसा करें जिससे हम यही लेन देन करके अपने देश का जो धन है दुरुपयोग होने से बचाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, भारतीय किसान और अफीम की खेती, यानी भारत में अफीम की खेती करने के लिए किसानों को दबाव बनाने लगे। कौन,
इंग्लैंड के लोग, क्योंकि इंग्लैंड का ही कैप्चर हुआ चाइना और ये दोनों था आपका इंडिया। अब उन्होंने क्या किया, वहाँ चाय पैदा करवा रहे हैं, चाय को यूरोप भेज रहे हैं, यहाँ अफीम पैदा करवा रहे हैं। अफीम यद्यपि चाइना में बैन था, लेकिन अफीम पीने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा चाइना में थी कि अफीम करते थे यहाँ इंडिया से चाइना भेजते थे, चाइना से क्या लेते थे, चाय लेते थे। इस तरह से अदला बदली होने लगी। लेकिन अफीम की खेती किसी तरह से भारतीय किसानों के हित में नहीं थी। उसका कारण क्या था, अफीम की खेती करने में उसकी सुरक्षा में बड़ी मेहनत, बड़े श्रम की ज़रूरत पड़ती थी। इस तरह से भारतीय किसान अफीम खेती करना नहीं चाहते थे, लेकिन अफीम खेती करना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी के लिए किसी न किसी रूप में अंग्रेज़ों पर निर्भर हो गए थे। देखिए इसमें पॉइंट क्या आता है, अंग्रेज़ों का अफीम कारोबार भारत में, उन्होंने अफीम कारोबार करवा दिया। फिर अफीम की खेती के लिए मजबूर किसान, मैंने बताया किसान मजबूर हो गए। इस तरह से मजबूरी का फ़ायदा इंग्लैंड के व्यापारियों को मिलने लगा। तो एक स्थिति ऐसी आई कि जब भारतीय किसान अफीम की खेती करते करते एकदम समझिए कर्ज में डूब गए, तो अंग्रेज़ों ने नई युक्ति अपनाई। उन्होंने क्या किया, अग्रिम धनराशि उनको प्रदान करना शुरू कर दिया कि चलो भाई एडवांस पैसा मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए जैसे ईंट के भट्टे पर मैक्सिमम बिहार से लोग आते हैं। उसका कारण क्या है कि यहाँ के लोग उतने कुशल श्रमिक नहीं हैं, न उतनी मेहनत कर सकते हैं। तो ईंट मालिक क्या करता है, एडवांस दे करके, वहाँ ठेकेदार होता है, उसको एक संख्या बताते हैं कितनी संख्या उनको मजदूर चाहिए, तो ले करके आता है, एडवांस पेमेंट करते हैं लोग। इस तरह से एडवांस पेमेंट किया जाने लगा, ठीक ना। तो बिहार और बंगाल के किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत नाजुक थी। 2 जून की रोटी का बंदोबस्त करना उनके लिए कठिन हो जाता था। इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर इनको अफीम की खेती करने के लिए अधिक रकम दी जाने लगी। इस राशि से मिलने के कारण काफ़ी राहत महसूस करने लगे किसान। इसके सहारे वे कर्ज की अदायगी भी करने में समर्थ होने लगे। इसलिए किसान का शहर अफीम की खेती करने के लिए तैयार हो गए। एक बार फसल बोने के बाद किसान का उस पर अधिकार नहीं रह जाता था और अफीम के अलावा अन्य कोई फसल नहीं उगा सकता था। फसल के दामों का निर्धारण एजेंट करता था। इस तरह से भारतीय किसानों की भी स्थिति यहाँ पर धीरे धीरे बदतर हो गई। जो पॉइंट आपका था इस लेसन के अंतर्गत मात्र इतना ही था। इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत पहले खुले खेतों पर हुई, फिर अनाज पैदावार बढ़ाने की बात आई जनसंख्या बढ़ने के साथ, फिर नई ज़मीन पर खेती की बात आई और अन्न उपजाने की बात, फिर गरीबों पर मुसीबत आ गई। उसके बाद थ्रेसिंग मशीन, नई टेक्नोलॉजी आने से गरीब और गरीब होते गए। उसके बाद पश्चिम प्रांतों में अमेरिका आज़ाद हुआ, अमेरिका में भाग गए, प्रेरी क्षेत्र नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्रों में, और इंग्लैंड वहाँ से गेहूँ उत्पाद करने लगा। रोटी की टोकरी का बंजर भूमि में बदलाव हो गया बाद में। फिर पश्चिमी क्षेत्रों में गेहूँ उगाने के लिए लोग भगे, गेहूँ को जंग जीतने का माध्यम इन्होंने बना लिया, क्योंकि गेहूँ पैदा करके पूरे विश्व को अपने कब्जे में करना चाहते थे। फिर नई तकनीक आने से फिर एक बार गरीबी आई और देखिए रोटी कटोरी फिर रेत के रूप में परिवर्तित हो गई। इसके बारे में मैंने बताया। भारतीय किसान और अफीम खेती, मैंने बताया चाइना में ये चाय उत्पादन बढ़ा और भारत में अफीम उत्पादन बढ़ा। कुछ मेजर घटनाक्रम हैं, इसको देख लीजिए, आपके बुक में है ही, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, इसको बहुत बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी देखिए 1750 से 1900 तक क्या हुआ, इस काल में इंग्लैंड की जनसंख्या 4 गुना बढ़ गई। 1767 की बात करें, इस वर्ष से पहले भारत में केवल 500 पेटी 2 मन के बराबर अफीम निर्यात की जाती, परंतु 4 वर्षों के अवधि में यह मात्र 3 गुना बढ़ गई अफीम खेती। 1775-1783 की बात कर रहे हैं, इस काल में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और संयुक्त राज्य अमेरिका के गठन के उपरांत श्वेत अमेरिकी पश्चिमी इलाकों की ओर बढ़ने लगे। इस तरह से ये पॉइंट है, आप लोग बुक के ये पार्ट देख सकते हैं, इसको आप लोग मजबूती से पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत कुछ है नहीं, ठीक ना। इस तरह से आप इस लेसन को समाप्त करते हैं और फिर अगले लेसन आपके सोशल सर श्री राम केवल मिश्रा जी पढ़ाएंगे। धन्यवाद। हाँ सर, जरा बंद कर